हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं भाई आप लोग? अभिषेक, हर्ष, मोनू, दुर्गेश, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। क्या हाल चाल है आप लोगों का? हम्म। चलिए, तो ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? भूमि, विष्णु, अर्पित, सभी को नमस्ते। रमन, गुड इवनिंग। दिव्यांश, उत्कर्ष, गुड इवनिंग। विष्णु, पूर्णिम, सभी को गुड इवनिंग भाई, नमस्ते। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार यस कर दीजिए। ओके, ठीक है। तो बच्चों, ये आपको होमवर्क दिया था, कितने बच्चों ने इसको ट्राई किया है? आंसर कमेंट करके बताइए। ये एक क्वेश्चन मात्र होमवर्क दिया था आपको, ठीक है। कितने लोगों ने इसको ट्राई किया है? अर्पित भाई, आपको ऐसा लगता है तो थैंक यू, ठीक है। आपको अगर फिजिक्स आप मुझसे सीख पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए जल्दी बताइए, इसका आंसर तो बोलो। किसी ने ट्राई नहीं किया क्या? भूल गए थे? किसी ने ट्राई नहीं किया? इसका आंसर क्या होगा? चलिए मैं करता हूं। तो फाइंड एक्स हमें निकालना है, ठीक है। हमें कॉन्सेप्ट तो वही है, सभी बच्चों को पता है कि कॉन्सेप्ट इसमें यही रहेगा कि ये स्मूथ है और ये भी स्मूथ है, ठीक है। ये भी अपना स्मूथ है। ये ना भी हो तो चलेगा, क्योंकि वो तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। मान लो ये नहीं भी होगा ना स्मूथ, तो वो इंटरनल फोर्स है, वो आपका जो है क्या हो जाएगा, ये इन दोनों का जो बीच में फ्रिक्शन होगा वो इंटरनल हो जाएगा। ग्राउंड स्मूथ होना चाहिए, ग्राउंड से कोई फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हॉलो और सॉलिड स्फेयर को एक सिस्टम लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक्सटर्नल फोर्स बन जाएगा, ग्राउंड का फ्रिक्शन। इसीलिए ग्राउंड स्मूथ होना चाहिए। तो आसान है, क्या करने वाले हैं? जेई एडवांस का सवाल है, डेटा बस चेंज है। जेई एडवांस में 4 आर की जगह पे 6 आर है। आपको कभी पीवाई क्यू करेंगे तो मिल जाएगा। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, उसमें 6 आर था, मैंने 4 आर ले लिया है। 4 आर से ही कर लेते हैं, ठीक है। या बोलिए तो 6 आर कर दें, वो एडवांस वाला क्वेश्चन ही कर देते हैं। आप लोगों ने तो ट्राई किया नहीं है, तो मैं 6 आर ले लेता हूं, ठीक है। 6 आर ले लेता हूं, ठीक है। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन हो जाएगा जेई एडवांस का जो आया हुआ है। चलिए, तो 6 आर ले लिया मैंने, ये आर है। तो सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ये एक्सियम इनिशियल इक्वल टू एक्सियम फाइनल भी कर सकते हो, या फिर डेल्टा एक्सियम 0। अब आप डेल्टा एक्सियम में देखो कि ये स्फेयर यहां से रोल होके यहां आया है, तो इसने बड़े वाले के रिस्पेक्ट में कितना जो है, बड़े वाले के रिस्पेक्ट में कितना बड़े वाले के रिस्पेक्ट में कितना मोशन किया है रिलेटिव। तो इसका सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट तो सभी बच्चे बता सकते हैं कि बड़े वाले के रिस्पेक्ट में, ये देखो ये अपना कितना है, ये 3 आर है, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप डेल्टा आर को 0 कर सकते हैं, या एक्सियम इनिशियल इक्वल टू एक्सियम फाइनल भी कर सकते हैं, सब आपके ऊपर है। तो यहां पर अगर आप करना चाहो तो ये इसका 0,0 और इसका 3R,0, ये ज्यादा इजी लग रहा है। यहां पर एक्सियम इनिशियल इक्वल टू एक्सियम फाइनल, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3R,0। सॉरी 3R नहीं, 5R, हमने डेटा चेंज कर लिया है। उस क्वेश्चन का एडवांस का क्वेश्चन बनाने के लिए किया है, एग्जैक्ट यही डेटा था। तो 5R, तो ये हो जाएगा अपना 5R,0। बोलो भाई, 5R,0। तो क्या आप लोग यहां से एक्सियम इनिशियल निकाल लोगे, और यहां पे एक्सियम फाइनल की अगर बात करते हो तो एक्सियम फाइनल भी निकाल सकते हो। एक्सियम फाइनल क्या हो जाएगा, देखो ये तो अपना 5R है,
ये ज्यादा इजीली हो जा रहा है। ये 0,0 है, यहां से देखना है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ। ये पूरी x है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। ये पूरा x है और ये 5r है, तो ये डिस्टेंस, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x माइनस 5r कॉमा 0। बोलो, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x कॉमा 0। तो आई थिंक आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो एक्सियम इनिशियल इक्वल टू एक्सियम फाइनल लिखना ज्यादा यहाँ पे इजी लगेगा। एक्सियम इनिशियल इक्वल टू एक्सियम फाइनल। ठीक है, तो बच्चों एक्सियम इनिशियल यहां से लिख रहे हैं आप, बड़े वाले का मासेज में रिलेशन, मासेज में रिलेशन मैंने नहीं दिया था क्या, मासेज में रिलेशन नहीं दिया था क्या, एम मासेज क्या थे, एक का एम और दूसरे का कुछ रिलेशन ले लेते हैं ना, जो सॉल्व कैसे होगा। अब मास का मुझे नहीं पता वो क्वेश्चन में क्या वैल्यू दिया गया था। मास को आप ले लो, m और 4m ले लो, इसे स्मॉल m ले रहे हो अगर, तो ये 4m ले लो। मास में रिलेशन ये ले लेते हैं, कुछ अलग भी हो सकता है, वैल्यू से कुछ दिक्कत नहीं है, मैंने ये ले लिया। ठीक है, मासेस जो है m और 4m ले लिया। ठीक है, मास बिल्कुल मास में रिलेशन मैंने दिया हुआ है, अब आप ले लीजिए। तो एक्सियम इनिशियल लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 4m इंटू 0 प्लस m इंटू 5r अपॉन 4m प्लस m 5m इक्वल टू एक्सियम फाइनल 4m इंटू एक्स। देखिए 4m यहां से इसका कोऑर्डिनेट x है, 4m इंटू एक्स प्लस m इंटू एक्स माइनस 5r अपॉन में 5m, ये कैंसिल कर लीजिए, तो 5mr इज इक्वल टू 4mx प्लस mx, ये हो जाएगा 5mx। ठीक है, माइनस 5mr, तो इसको इधर ले आओगे तो ये अपने पास आ जाएगा 10mr इज इक्वल टू 5mx। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2r, x की वैल्यू आ जाएगी 2r, मतलब ये 2r डिस्प्लेस किया होगा। ठीक है, 2r डिस्प्लेस किया होगा, 2r जो है डिस्प्लेस किया होगा। अच्छा, वही है, कन्हैया भाई ने ढूंढ लिया क्वेश्चन, क्या बात है, बहुत तेज हो तुम लोग। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है बच्चों, जल्दी बताइए। तो यहां मैंने, देखिए यहां मैंने डेल्टा एक्सियम नहीं लगाया, मैंने यहाँ पे एक्सियम इनिशियल इक्वल टू एक्सियम फाइनल लगाया। अगर आप डेल्टा एक्सियम लगाना चाहेंगे तो आप लगा सकते हैं डेल्टा एक्सियम भी, ठीक है, बट ये ध्यान रखिएगा कि ये जो इसका जो चेंज होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, ये कोई रॉड है आपके पास, ये फिक्स है इधर, दिस रॉड इज फिक्स, कहीं पे फिक्स होगा। ठीक है, आपने इसमें एक रिंग एज ए बीड लगा रखा है, एक आपने इसमें रिंग लगा रखा है विच इज एक्स एज ए बीड, है ना, रिंग लगा रखा है विच इज एक्स एज ए बीड। तो ये रिंग अपना बीड के तरीके से है और इसके साथ एक स्ट्रिंग जुड़ी हुई है, इसके साथ एक स्ट्रिंग जुड़ी हुई है ऐसे, और इस स्ट्रिंग के साथ एक बॉल है जो जुड़ा हुआ है इस पे, तब बंधा हुआ है। ठीक है, ये बॉल ऐसे बंधा हुआ है, आपने इसको अभी पकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, इसका मास जो है m है,
रिंग का मास कैपिटल एम है, बॉल का मास स्मॉल एम है, ये लेंथ है एल, ठीक है। और आपने इसको यहां से रिलीज किया है, ये रिलीज्ड है, ये रिलीज्ड है, ओके। और ये स्मूथ है, ये स्मूथ है, तो बॉल इज रिलीज। फिगर से सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब यहां से आप क्या कर रहे हो, कैपिटल एम में स्ट्रिंग है, आपने ऐसे पकड़ के रखा है, अब आप इसको छोड़ दे रहे हो, तो जैसे छोड़ोगे ये स्विंग करेगा, स्विंग करके जब इधर आएगा तो टेंशन का एक कंपोनेंट रिंग को इधर ले जाएगा, मानते हो कि नहीं। इसका मोशन कैसा होगा, आप विजुलाइज करो, ये है अपना रिंग और ये है बॉल, जैसे इसको छोड़ोगे ये ऐसे स्विंग करेगा इस तरीके से, और रिंग अपना इस तरीके से स्लाइड करेगा, मानते हो कि नहीं। बिल्कुल, बॉल सर्कुलर मोशन करेगा, वेरी गुड। तो अब यहां पे आपको बताना है कि जब ये किसी थीटा पे आ जाता है, जब ये किसी थीटा पे आ जाता है, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिंग। तो रिंग का डिस्प्लेसमेंट बताना है कब, जब ये स्विंग करके किसी थीटा पे आ जाता है। तो इसको स्विंग करा देते हैं, ये किसी थीटा पे आ जाता है, ठीक है, ये किसी थीटा पे आ जाता है और ये भी कुछ आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ेगा ना। तो अब जो है ये पोजीशन लेता है, ठीक है, और ये आपको थीटा दिया जा रहा है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ये थीटा आपको यहां से दिया जा रहा है थीटा, ठीक है, ये स्मॉल एम है। हमें इसमें वेलोसिटी भी होगी, टेंशन भी होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। इसमें हम फिर लौटेंगे जब हम लीनियर मोमेंटम कोलिजन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ रहे होंगे। अभी मुझे आपसे बस ये पूछना है कि मुझे ये बता दीजिए कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिंग, ठीक है। तो फाइंड बॉल इज रिलीज, बाकी तो सब क्वेश्चन फिगर में क्लियर है। बॉल इज रिलीज फ्रॉम द पोजीशन सोन इन द फिगर व्हेन स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, लिख लेते हैं, रिलीज व्हेन स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट of ring when string makes an angle theta from horizontal, from horizontal। देखें कितने लोग इसका आंसर देते हैं, जल्दी दीजिएगा, from horizontal, ठीक है। आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप अलग भी कर सकते हैं, एम और एम में रिलेशन दे दूंगा तो और इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए यही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल। तो ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। एल माइनस एल कॉस थीटा, ओके, एल माइनस एल कॉस थीटा आप कह रहे हैं। देखिए, तो अगर हम रेफरेंस लें तो रेफरेंस एक्सिस यहीं पे लेते हैं, इसी को, ठीक है। तो आप मुझे देख के बताओ कि ये जो अपनी, अगर हम रेफरेंस एक्सिस लेते हैं तो ये इनिशियल पोजीशन है या फाइनल। तो फाइनल पोजीशन में आपको क्या दिखता है कि ये एल है, तो ये कितना डिस्प्लेस किया होगा वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। डेल्टा एक्सयूएम 0, तो इसका अगर डिस्प्लेसमेंट आप एक्स मानते हो कि रिंग ने मान लो एक्स डिस्प्लेस कर लिया, रिंग का डिस्प्लेसमेंट इधर कितना हो गया एक्स, ठीक है। तो मुझे बताओ इसने इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये भी आप बहुत आसानी से इसके सेंटर ऑफ मास को लिख सकते हो ना। ये अपने पास x है और ये l है, तो यहां पे भी मुझे ज्यादा इजी लग रहा है ये लिखना, क्या, एक्सयूएम इनिशियल इक्वल टू एक्सयूएम फाइनल। पहले ये क्लियर है सभी बच्चों को कि हम ये लॉजिक क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ स्मूथ है। अगर आप देखो तो केवल टेंशन आपको मिलेगा और ग्रेविटी वाई डायरेक्शन में है, और टेंशन एक इंटरनल फोर्स है, ग्रेविटी वाई डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगा, इसीलिए डेल्टा एक्सयूएम को 0 करेंगे।
डेल्टा एक्स यू एम जीरो होगा, ये तो सब लोग समझ रहे हैं। एफ एक्सटर्नल इन एक्स डायरेक्शन वो अपना जीरो है, ठीक है। तो यहां पे एक्स यू एम इनिशियल इक्वल टू एक्स यू एम फाइनल भी लिखा जा सकता है। आप डेल्टा भी लिख के कर सकते हैं, आपको चेंज निकालना है चेंज भी निकाल सकते हैं। मुझे ये ज्यादा इजी लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है यहां से ये निकल जाएगी, ये डिस्टेंस आप निकाल लोगे। ये कितना होगा, अगर ये थीटा है देखो तो ये भी थीटा होगा, ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, बोलो भाई। और ये है एक्स, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स प्लस एल कॉस थीटा। हमें एक्स कोऑर्डिनेट से ही मतलब है, ठीक है, वाई से मतलब नहीं है। और यहां पर क्या हो जाएगा, ये एल कॉमा जीरो और ये 0,0, बोलो भाई। और इसका हो जाएगा x कॉमा जीरो, सभी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। तो मैंने कहा था आपको कि डेल्टा एक्स यू एम जीरो या एक्स यू एम इनिशियल इक्वल टू एक्स यू एम फाइनल, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। मुझे इस पर्टिकुलर रेफरेंस एक्सिस से ये करना ज्यादा आसान लग रहा है, क्योंकि मैं जब रिलेटिव अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो वो भी हो जाएगा, बस आपको डिस्प्लेसमेंट लिखना होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट तो x होगा, अब बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो होगा L माइनस दिस इक्वल टू जीरो कर देना, समझ गए। तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। एक्स यू एम इनिशियल क्या हो जाएगा, m इंटू एल अपॉन में m प्लस एम इक्वल टू एक्स यू एम फाइनल क्या होगा, कैपिटल M इंटू एक्स प्लस स्मॉल m x प्लस एल कॉस थीटा अपॉन में m प्लस एम। तो ये कैंसिल होता है, यहां से सॉल्विंग कर लीजिए। ml इक्वल टू इधर आएगा m प्लस एम एक्स, ठीक है, प्लस एम एल कॉस थीटा। तो इधर लेके आइए ml 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू m प्लस एम एक्स। तो बच्चों ये x आपको मिल जाता है ml 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में m प्लस एम जनरल, आपको ये मिलेगा आंसर, ठीक है। सेकेंड मेथड देख लीजिए, सेकेंड मेथड भी आपके लिए बहुत आसान है। आप चाहते हो कि डेल्टा एक्स यू एम जीरो करें, कर सकते हैं। डेल्टा एक्स यू एम जीरो करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा, डेल्टा एक्स यू एम भी देख लो। अरे भाई चेंज ही तो लिखना है, तो चेंज लिखना चाहते हो तो सेकेंड मेथड देखो, चेंज नहीं लिख पा रहे हो, ये डायग्राम इतना क्लियर कट बना है, चेंज नहीं लिख पाओगे, डेल्टा एक्स यू एम को जीरो करोगे, ठीक है। तो मतलब रिंग का चेंज डेल्टा एक्स ऑफ रिंग प्लस स्मॉल एम डेल्टा एक्स ऑफ बॉल अपॉन में m प्लस एम इक्वल टू जीरो। तो ये तो जीरो में एब्जॉर्ब हो जाएगा m, चेंज देखो यहां पे जीरो और यहां पे आया, तो चेंज हमेशा लिखा जाता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो x माइनस जीरो, तो इसका चेंज हो जाएगा x माइनस जीरो प्लस एम, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, ये l है और ये पूरा कितना है यहां से x प्लस एल कॉस थीटा, तो चेंज क्या हो जाएगा, x प्लस एल कॉस थीटा माइनस एल, चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। तो x प्लस एल कॉस थीटा ये फाइनल है डिस्टेंस और ये है इनिशियल, तो इसका चेंज क्या हो जाएगा, x प्लस एल कॉस थीटा माइनस एल, बोलो भाई, अपॉन में m प्लस एम, यही तो है, इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहां से आप सॉल्व करना चाहोगे तो m प्लस एम, इसको कॉमन लीजिए, x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, इक्वल टू l इधर ले लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा और ये ml, यही तो आएगा। तो x वही चीज आपको मिलेगी कि नहीं, ml 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में m प्लस एम। तो यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। तो आप चेंज भी लिख सकते हैं या फिर एक्स यू एम इनिशियल इक्वल टू एक्स यू एम फाइनल भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। क्लियर है, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई भी ट्रॉली है, सॉरी पुली है, और इस पुली का सेटअप ऐसा है कि इसमें आपने क्या किया है, इधर से स्ट्रिंग है ये, और इस स्ट्रिंग में एक लैडर लगा रखा है, और ये लैडर कोई लैडर है और इसके काउंटर बैलेंस कर रहा है एक आपको मास, एक काउंटर बैलेंस कर रहा है एक मास। ठीक है, अब ये फिक्स है अपनी पुली, ये स्ट्रिंग आपका यहां से पास हो रहा है। ठीक है, और ये दिया जा रहा है, इसके साथ एक मैन भी है, इस लैडर में एक मैन भी है जो कि इसको पकड़ के चढ़ेगा। बहुत गंदा आदमी बन रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये इसको क्लाइंब करेगा, इस पे क्लाइंब कर रहा है मैन। अब ये दिया हुआ है कि इसका मास कैपिटल एम है, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम में है। द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, और मैन का मास स्मॉल एम है, मैन का मास स्मॉल एम है, मैन का मास दिया हुआ है स्मॉल एम, मास ऑफ स्मॉल एम है मास ऑफ मैन, और कैपिटल एम है मास ऑफ ब्लॉक, मास ऑफ ब्लॉक। ठीक है, और दिया हुआ है द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब आदमी ऐसे ही बनेगा भाई, मैं आर्टिस्ट नहीं हूं, आई एम नॉट ए आर्टिस्ट, नहीं बन पा रहे आदमी कोई बहुत अच्छा, प्रैक्टिस करूंगा अगली बार से तब बना पाऊंगा। तुम लोग में से बहुत लोग ड्राइंग जानते होगे, उन्हें बहुत खराब लग रहा होगा, जो बच्चे आर्ट करते हैं उन्हें बहुत खराब लग रहा होगा, तो कुछ कर नहीं सकता मैं। ठीक है, सबके देखिए भांति भांति से विचार हैं। जैसे संदीप भाई कह रहे हैं आपके इलिस्ट्रेशन काफी हेल्प करते हैं, यूरोडोफ के और सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, एक भाई ने अभी लिखा था कि सर मॉड्यूल में स्ट्रगल करते हैं, तो मैंने कहा ना कि ये आपके अपने कैलिबर पे है। मैंने बार बार बोला है कि अगर आपको मॉड्यूल एकदम एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं इतना पढ़ने के बाद, तो उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, आप जेई मेंस को पहले से टारगेट करके और बढ़िया से जेई मेंस की तैयारी करिए, वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। केवल आप जो है यहां से पढ़ने के बाद है ना जेई मेंस के क्वेश्चंस करिए और उसके बाद से उसके पीवाईक्यू कर लीजिए। एक अच्छा एनआईटी पा जाओगे, वो नए आईआईटी से बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो अपना टारगेट सेट करिए, आप कहां तक जाना चाहते हैं। यहां सब पढ़ाया जा रहा है। तो अब बच्चों यहां पे ये है कि ये रेस्ट पर है, तो यहां से तुरंत सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, अरे किसका नाम ले रहे हो यार, किस कोचिंग का नाम ले रहे हो? सबसे खत्म कोचिंग है वो, इस देश की सबसे खत्म कोचिंग है, जहां लोग टाई पहन के पढ़ाते हैं। ठीक है, जहां लोग टाई पहन के पढ़ाते हैं वो मार्केटिंग बेस कोचिंग होती है। वो बच्चों को पकड़ पकड़ के लाते हैं झूठे वादे करके, वो टाई पहन के पढ़ाने वाले लोग है वो। ठीक है, तो वो वहां से आप क्या सीखेंगे? यहाँ तो यहां से m और m है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अब क्या लैडर का, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो बच्चों यहां से हम लैडर का मास निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात देखो,
इक्विलिब्रियम का मतलब समझ रहे हैं कि इधर का जो नेट वेट mg होगा और इधर का जो नेट वेट होगा वो क्या होगा, वेट ऑफ मैन दैट इज mg प्लस m डैश इंटू जी। m डैश क्या लेके चल रहे हैं, m डैश इज मास ऑफ लैडर, दिया नहीं है लेकिन हम निकाल सकते हैं, मास ऑफ लैडर, मास ऑफ लैडर, ठीक है। m डैश जो है मास ऑफ लैडर है। तो यहां से अब आप क्या कर सकते हो कि इसका नेट फोर्स 0 है, इक्विलिब्रियम में है, तो दिस वेट इक्वल टू दिस वेट, टेंशन इज योर इंटरनल फोर्स, सी टेंशन इज योर इंटरनल फोर्स, टेंशन से आपको कोई हेडेक नहीं है। इसी से इक्विलिब्रियम में है, दोनों बैलेंसिंग में है, तो जब दोनों बैलेंसिंग में है तो आप क्या कर सकते हो, यहां से m डैश निकाल सकते हो। m डैश की वैल्यू होगी m माइनस स्मॉल m, दिस इज मास ऑफ लैडर। अब कहानी ये है, कहानी ये देखिए, मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं है, आपको बताना है कि इफ फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन, man starts climbing on the ladder, man starts climbing on the ladder, ठीक है, मैन स्टार्ट क्लाइंबिंग ऑन द लैडर, ठीक है। तो अब आपके पास जो है मैन स्टार्ट क्लाइंबिंग ऑन द लैडर, तो आपको बताना है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ आपको मैन बताना है, या एक का दिया जाएगा और दूसरे का आपको लैडर का निकालना है। जैसा मैन स्टार्ट्स वॉकिंग ऑन द लैडर एंड वाई बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू लैडर, विथ रेस्पेक्ट टू लैडर दिया हुआ है, तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लैडर। ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है। तो आपको मैन जो है इस पे क्या करता है, अभी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, अब ये इस पे चढ़ना शुरू करता है, और जब ये क्लाइंब करता है तो क्लाइंब करते वक्त इसने कितना डिस्प्लेसमेंट है, ये y ऊपर चढ़ जाता है, ये कितना ऊपर चढ़ जाता है y, ये अपना जो है y ऊपर चढ़ जाता है, ये y ऊपर चढ़ जाता है। तो अब हमें नहीं पता कि इसके y ऊपर चढ़ने से इसका क्या होगा, लैडर किधर जाएगा, है ना, ठीक है। तो लैडर जो है, मास ऑफ लैडर कैसे निकला आपके सामने भाई, ये लिखा हुआ है ना, होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0, तो यहां का फोर्स इस फोर्स को बैलेंस करेगा, उससे हमने मास ऑफ लैडर निकाल लिया। अब फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लैडर आपसे पूछा है, ये रिलेटिव है, देख रहे हैं, मैन स्टार्ट्स क्लाइंबिंग ऑन द लैडर एंड वाई बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू लैडर, तो वाई अपना डिस्प्लेसमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू लैडर। अब मेरी बात ये बताओ आप कि यहां पर इस पूरे सिस्टम में मैन के चलने से, मेरी बात समझिएगा, इस मैन के चलने से नेट एक्सटर्नल फोर्स तो चेंज नहीं होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स mg और mg ही रहेगा, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स आपका चेंज नहीं होगा, मतलब डेल्टा YCOM भी 0 है, यहां पे नेट फोर्स इन y डायरेक्शन 0 है पूरे सिस्टम के लिए। तो अगर ये डिस्प्लेस होगा तो डेल्टा YCOM को हम 0 कर सकते हैं, तो यहां पे हम वही करेंगे, नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, टेंशन जो है इसको बैलेंस करेगा और टेंशन की वैल्यू mg के बराबर होगी, तो नो नेट एक्सटर्नल फोर्स फॉर लैडर प्लस मैन सिस्टम, लैडर प्लस मैन सिस्टम बोल सकते हो कि नहीं, लैडर प्लस मैन सिस्टम के लिए कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, बोलो भाई। तो लैडर के लिए आप इसको एक लैडर और मैन को एक सिस्टम मान सकते हो, है ना, और ये रिलेटिव है, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है इसका मैन का लैडर के रिस्पेक्ट में, तो लैडर कितना जाएगा, जिससे कि पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है, तो आप नेट एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा एक चीज बताओ कि अगर लैडर जितना नीचे जाएगा उतना ही ब्लॉक भी ऊपर और नीचे होगा,
ठीक है, तो अगर आप कहीं भी मानते हो, मान लो आपको गेस नहीं कर पा रहे हो आप, तो आप नीचे मान लिया आपने, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नीचे मान लिया कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है ये इसका जो है कुछ y1 है, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा, और वो कितना होगा, वो y1 होगा। लैडर का नीचे माना, इसका ऊपर माना, ये रिलेटिव ऊपर गया, ऐसा मान लिया हमने। क्लियर है? तो अब आप क्या देख सकते हो कि नो नेट एक्सटर्नल फोर्स फॉर लैडर प्लस मैन सिस्टम, तो जब नो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा फॉर लैडर प्लस मैन सिस्टम, फॉर द होल सिस्टम लिख लो, नो नेट एक्सटर्नल फोर्स इसको आप नहीं भी ले सकते हो, है ना, इसको आप नहीं भी ले सकते हो, आप लेना चाहो तो ले लो, फॉर द होल सिस्टम। तो आप वही करिए, है ना, डेल्टा वाई सीओएम को जीरो करिए, डेल्टा वाई सीओएम को जीरो करिए, जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं उसको जीरो करिए। जीरो आंसर आ रहा है, देख लेते हैं। तो यहां से अपने पास डेल्टा वाई सीओएम को जीरो करोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट पता है, इसका पता है, और इसका डिस्प्लेसमेंट हमें रिलेटिव है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन, है ना, वाई ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ निकालना पड़ेगा। तो वाई ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू लैडर, है ना, प्लस वाई ऑफ लैडर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। वाई ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू लैडर हमने दिया हुआ है वाई जे कैप है, और वाई ऑफ लैडर हमने माना है जो उसके अकॉर्डिंग माइनस वाई वन जे कैप है। तो ये हो जाएगा वाई माइनस वाई वन जे कैप, वाई माइनस वाई वन जे कैप। ठीक है, लैडर डिस्प्लेस क्यों करेगी भाई, यही तो बात है, लैडर डिस्प्लेस इसलिए करेगी क्योंकि एक्सियम को कांस्टेंट रखना है। देखिए कैसे करेगी, क्या होगा अभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, जब आप उसके ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है, जब आप उसके ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है, तो ये अपने पास इक्विलिब्रियम है, ये अपने पास अभी इक्विलिब्रियम है। आपको ये लग रहा है कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल ये दोनों, तो ये नेट फोर्स इसका और नेट फोर्स इसका इक्विलिब्रियम में है। मतलब ये जब चढ़ रहा होगा तो नेट एक्सटर्नल फोर्स अपना जीरो होगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास आपने ये निकाल लिया। आप डेल्टा वाई लिखने वाले हैं हम लोग, क्या लिखेंगे बताइए। डेल्टा वाई हमारे पास आ जाएगा स्मॉल एम इंटू वाई माइनस वाई वन, ये मैन का हो गया। लैडर का हमने माना था, लैडर का मास क्या है m माइनस एम, और इसका हमने डिस्प्लेसमेंट माना है y1, तो इसको हम नीचे लिख रहे हैं तो इसको माइनस में लिखेंगे। ये मैन का हो गया, ये लैडर का हो गया, और इसका मैं लिखूंगा, ये नीचे जा रहा होगा तो ये ऊपर जाएगा, कैपिटल M इंटू वाई वन अपॉन में टोटल मास है m प्लस एम इक्वल टू 0। यहां से y1 सॉल्व करिए, अपने आप साइन के साथ आएगा, तो क्या होगा my माइनस एम वाई वन माइनस कैपिटल M वाई वन कॉमन ले लो, तो यहां से अपने पास आ जा रहा है एम वाई, ये तो जीरो में एब्जॉर्ब हो गया, यहां से आएगा m प्लस एम माइनस एम इंटू वाई वन चेक करिए, तो ये जीरो ही आएगा। सही कह रहे थे आप, y1 अपना जीरो आएगा, y1 अपना जीरो आएगा भाई, इस केस में y1 अपना जीरो आएगा, जीरो होगा। ठीक है, तो वो आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते थे, मैंने सेंटर ऑफ मास से इसको बस प्रूफ किया है कि अगर ये इधर इक्विलिब्रियम है तब, है ना, अगर ये इक्विलिब्रियम है तो आप बता सकते थे कि ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है और ये वॉक करेगा, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सेंटर ऑफ मास पहले भी जहां पर था वहीं पर रहेगा। ये क्लियर है सभी को, y1 अपना जीरो होगा। भाई सारे टॉपिक रिक्वायर्ड होंगे भाई, ठीक है, वर्क पावर फ्रिक्शन सब, लीनियर मोमेंटम में आपको एनर्जी कंजर्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तो सारे टॉपिक पीछे के आपकी जरूरत पड़ते हैं इसमें। ये क्लियर है बच्चों सभी को, y1 अपना जीरो होगा। ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात तब करिएगा जब वेलोसिटी होगी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है।
अभी हम जो भी कर रहे हैं, वो केवल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम जो भी कर रहे हैं, हम वो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब कोई मोशन नहीं होगा बिल्कुल यहां पे, ये इन दोनों का कोई मोशन नहीं होगा। आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए जरा, कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लीजिए। वाई ऑफ लैडर हमने माना है, तो यही विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ भी हो जाएगा। क्यों भाई? यही अपना विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ भी हो जाएगा, क्योंकि हमारा लैडर तो मूव नहीं कर रहा है, y1 0 है, तो जो y ऊपर चढ़ रहा है यही इसका भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। y इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मैन का विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ भी, क्योंकि लैडर नहीं मूव कर रहा है, यही प्रूव हुआ है। देख लीजिए एक बार फिर से देख लीजिए सभी लोग। तो मैन ऑफ वाई ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू लैडर अपने पास कितना आ रहा है? तो वाई जे कैप, रिलेटिव ऊपर लिया है मैंने और ये नीचे लिया है माइनस y1 जे कैप, तो y माइनस y1 जे कैप, ये ठीक है। अब यहां से हमने देखा कि सबका डिस्प्लेसमेंट, तो सबका डिस्प्लेसमेंट m इंटू वाई, तो m इंटू वाई माइनस y1, ठीक है। और लैडर का मास है m माइनस एम, तो m माइनस एम, और ये नीचे है तो माइनस, और ये ऊपर है तो प्लस। फिर हमने यहाँ पे m y का टर्म एक ही आएगा, बाकी सबको इधर ले गए, तो ये प्लस होगा और यहाँ पे ये प्लस होगा और ये माइनस होगा y1, और ये माइनस m इससे कैंसिल होके 0, ठीक है। y1 0 आएगा। लैडर का माइनस इसलिए किया है क्योंकि लैडर का मैंने नीचे माना है, देखिए लैडर का डिस्प्लेसमेंट मैंने नीचे माना है, लैडर का डिस्प्लेसमेंट मैंने नीचे माना है इसीलिए माइनस किया है, लैडर का डिस्प्लेसमेंट मैंने नीचे माना है भाई, इसीलिए माइनस किया है। लैडर का डिस्प्लेसमेंट नीचे माना है मैंने। ये क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की। हाँ, उससे पहले एक और केस होता है, वो भी देख लीजिए, केस ऑफ एक्सप्लोजन। इसके भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इन मिड एयर। तो इसमें भी आप ये क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? मान लीजिए कोई एक एक्सप्लोसिव है, आजकल खूब लोग फेंक रहे हैं एक दूसरे पे, है ना, आजकल ये खूब फेंका जा रहा है एक्सप्लोसिव, इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में। तो यहां पे एक एक्सप्लोसिव है, इसको आपने फेंक दिया किसी u वेलोसिटी से, आपने इसको फेंक दिया, ठीक है। अब जब आप इसको फेंक दोगे तो सभी को पता है क्या होगा, इसका मोशन क्या होगा, इसका मोशन जो होगा वो प्रोजेक्टाइल होगा, तो ये प्रोजेक्टाइल करता हुआ गिरेगा, ठीक बात है। तो ये प्रोजेक्टाइल करता हुआ गिरेगा, लेकिन ये पूरा जो है ये मिड एयर में आके, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये आता है, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे आता है तो एक्सप्लोड हो जाता है। कहीं भी एक्सप्लोड हो सकता है, मैंने हाईएस्ट पॉइंट पे लिया है, तो मान लीजिए ये यहां पर आकर एक्सप्लोड हो जाता है, कुछ फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है, 2 फ्रेगमेंट्स 3 फ्रेगमेंट्स कुछ भी हो सकता है, मैंने 2 फ्रेगमेंट्स लिया है। तो एक फ्रेगमेंट्स ऐसे जाता है और दूसरा फ्रेगमेंट मान लो ऐसे जाता है, तो ये 2 फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। 2 फ्रेगमेंट्स में यहां पे ब्रेक हो जाता है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो 2 फ्रेगमेंट्स में ये ब्रेक हो जा रहा है, तो 2 फ्रेगमेंट्स में जब ये ब्रेक हो जाएगा
तो एक फ्रेगमेंट मान लीजिए कहीं एक्सप्लोड होके इधर जा रहा है और दूसरा फ्रेगमेंट आपका इधर जा रहा है। दो में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो एक कहीं गिरेगा यहां पर, मान लो एक यहां गिरता है और एक जो है कुछ प्रोजेक्टाइल बनाकर कहीं यहां पे गिरता है। तो एक मान लो यहां पे गिर रहा है और दूसरा जो है कुछ यहां पे गिर रहा है। अब इसमें थ्योरी क्या लगेगी, देखिए एक्स डायरेक्शन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वाई डायरेक्शन को नहीं। एक्स डायरेक्शन में सभी बच्चों को पता है कि कोई नेट फोर्स नहीं होने जा रहा है। एक्स डायरेक्शन में कोई भी नेट फोर्स नहीं होने जा रहा है, ये तो आप देख पा रहे हैं। तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी नेट फोर्स नहीं है। तो जब एक्स डायरेक्शन में कोई भी नेट फोर्स नहीं है तो यहां पर सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी थी एक्स डायरेक्शन की वो चेंज नहीं होगी। यहां डेल्टा एक्सयूएम को जीरो बोलना गलत है। डेल्टा एक्सयूएम जीरो आप तब करते हैं जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, एसीएम जीरो हो और वीसीएम अपना इनिशियल भी जीरो हो, तब आप डेल्टा एक्सयूएम की बात करते हो। यहां पे तो पहले सिंगल प्रोजेक्टाइल था तो उसकी सेंटर ऑफ मास यही है। ये कितने से मूव कर रहा था, यू कॉस थीटा से, और ये मूव कर रहा था यू साइन थीटा से। तो यहां पे अपने पास वी सीओएम है और वी सीओएम इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन, मतलब वी सीओएम एक्स, वी सीओएम एक्स क्या बोलोगे आप, मान लो ये थीटा दिया भी जाता तो यू कॉस थीटा यही है और ये कांस्टेंट रहने वाला है क्योंकि नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, एफ एक्सटर्नल इन एक्स डायरेक्शन जीरो है। तो वीसीएम इनिशियल एक्स डायरेक्शन में जो होगा वही वीसीएम फाइनल होगा। y1 क्या कह रहे हो, इनफाइनाइट आ रहा है। मैंने फिर सिचुएशन कुछ गड़बड़ लिया है क्या, y1 इनफाइनाइट आ रहा है, कहां y1 हाँ सही कह रहे हो। y1 जो है y1 आ रहा है कुछ इधर आके जीरो, इनफाइनाइट आ रहा है, y1 इनफाइनाइट आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये इधर आ जाएगा ना तो जीरो हो जाएगा, तो y1 अपना इनफाइनाइट आ रहा है, y1 अपना इनफाइनाइट आ रहा है बिल्कुल। तो इसमें सिचुएशन कुछ मासेस या तो चेंज कर लें, y1 इनफाइनाइट आ रहा है। सर y के टर्म कैंसिल हो रहे हैं ना, y के टर्म कैंसिल हो रहे हैं तो y जीरो आ रहा है एक तरीके से। ये भी तो बोल सकते हो कि यहाँ y जीरो होगा, सिचुएशन मैंने ठीक से बनाया नहीं है, इसका मतलब वैल्यू सही से नहीं ली है, y भी जीरो आ रहा है। y1 इनफाइनाइट का मतलब ये है कि अब मूव ही नहीं किया है एक तरीके से, है ना। यहां पे y भी जीरो, आप बोल सकते हो ना कि यहाँ y जीरो आ रहा है, तो ये सिचुएशन सही से थोड़ा बना नहीं है। या फिर अगर केवल लैडर प्लस एक्सटर्नल फोर्स हम ले रहे हैं, केवल हम इसकी बात करें, इसकी लैडर और इसका, तो इसका मूव होना मतलब इसका भी तो मूव होना होगा, है कि नहीं भाई। इसका अगर मूव होना है तो ये भी मूव होगा। इसको देख लेंगे, ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को रहने दीजिएगा, इसके सिचुएशंस अभी देख लेंगे। कोई एक बुकिस क्वेश्चन ले लेंगे, उस पर देख लेंगे, इस पे आते हैं पहले, ठीक है। उस क्वेश्चन को अभी होल्ड कर लेंगे, फिर से कोई बुकिस क्वेश्चन ले लेंगे जिसमें डेटा सही हो, देख लेंगे उसको अभी। यहां देखिए ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, तो इस क्वेश्चन में हम ये बोल सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल जीरो है, मतलब सेंटर ऑफ मास का इनिशियल जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट मानी जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास
कि जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगी। ये हो जाएगा एक्सप्लोड ब्रेक इनटू टू फ्रेगमेंट्स। मैं आपको दे देता हूं, मान लीजिए इसका मास m है, इन द रेशियो 1:3, ठीक है। ब्रेक इनटू टू फ्रेगमेंट इन द रेशियो 1:3। ठीक है, तो ब्रेक इनटू टू फ्रेगमेंट्स इन द रेशियो 1:3, 1:3 के सेगमेंट्स में ये ब्रेक हो जाता है। तो 1:3 के सेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है, और आपको ये बताया जा रहा है कि जो, अच्छा पहले जनरल कर लेते हैं इसे, 1:3 छोड़िए, मान लीजिए कैपिटल M है, मैं आपको पहले जनरल अप्रोच दे दूं, ब्रेक इनटू टू फ्रेगमेंट्स। ब्रेक इनटू टू फ्रेगमेंट्स, मान लो इसका मास है m1 और ये m2, दो में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इधर गिरेगा और यहां पर गिर रहा है मान लो, और ये यहां गिर रहा है। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है कि आप लोगों ने, किसी बच्चे ने सोच लिया होगा शायद कि सर अगर एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की चेंज नहीं हो रही है तो सेंटर ऑफ मास किस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा? कमेंट करके बताएंगे प्लीज, सेंटर ऑफ मास किस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा, जल्दी बताइए, एक मिनट। तो सेंटर ऑफ मास किस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा? बिल्कुल इनिशियल ट्रेजेक्ट्री को। तो सेंटर ऑफ मास ऑलवेज फॉलो इनिशियल ट्रेजेक्ट्री, क्योंकि उसका VCOM कांस्टेंट रहना है। तो जब VCOM कांस्टेंट रहना है तो रेंज पर ही गिरेगा, मानते हो कि नहीं? जब VCOM कांस्टेंट रहेगा तो ये COM है, तो ये जो है हमेशा इनिशियल ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा। ये अपना COM है, तो COM हमेशा इनिशियल प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा भाई। ये क्लियर है सभी को? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है तो वो कहां पर गिरेगा? वो अपने इनिशियल ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए रेंज पर गिरेगा। तो यहां पे COM के जो कोऑर्डिनेट होंगे, ये जो अपना COM होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे r,0। तो बस हो गया। इसका हमें नहीं पता, ये m1 का, इसका मान लेते हैं m1 के कोऑर्डिनेट्स x1, 0। m2 यहां पे कहीं गिर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x2, 0। तो अब आप इजीली फॉर्मूला लगा सकते हो, RCOM मतलब XCOM क्या हो जाएगा? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। और XCOM हमें पता है वो क्या है? रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, है ना, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन, ये जनरल अप्रोच है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ऐसे। तो आपको इनमें से दो चीज दी जाएगी, है ना, इसमें से एक का दिया जाएगा लोकेशन, दूसरे का लोकेशन आपसे पूछ लिया जाएगा। आर आपको पता है ये क्या है? रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो मैं थोड़ा सा लिख देना चाहूंगा, since no external force in x direction, ये लिखा हुआ है, so velocity of center of mass remain constant, x डायरेक्शन की बात हो रही है, remain constant in x direction. So COM land at range of the projectile. तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल पे जाके गिरेगा, क्योंकि
उसकी VCM आपकी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये क्लियर है? तो दिस इज द बेसिक अप्रोच ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आप ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से हैंडल करोगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी क्वेश्चन को बस आपको अब डेटा के साथ पूछ लिया जाएगा और एक का लोकेशन आपको दिया जाएगा। एक का लोकेशन आपको मान लो दिया जा रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है और आपने क्या किया है, इसको प्रोजेक्ट किया है और इसको प्रोजेक्ट करने के बाद जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे आता है तो दो फ्रेगमेंट में ब्रेक हो जाता है। एक फ्रेगमेंट जो है अपना यहीं ड्रॉप हो जाता है, लाइटर वाला। तो आपको बताना है कि हैवियर कहां पे गिरेगा। ठीक है, हैवियर वाला कहां पे गिरेगा ये आपको बताना है। लाइटर वाला जो है ड्रॉप हो रहा है, मतलब यहां फ्रेगमेंट्स ब्रेक हुए हैं, इसका मास m है, इसका मास अपना m है और बोला जा रहा है कि ये जो लाइटर फ्रेगमेंट है ब्रेक इनटू टू फ्रेगमेंट्स in the ratio 1:3, lighter fragment तो लाइटर फ्रेगमेंट रेस्ट पे आ जाता है। तो लाइटर फ्रेगमेंट अगर रेस्ट पर आएगा तो वो ड्रॉप करने लगेगा, उसकी वेलोसिटी अपनी क्या हो जाएगी, 0। तो आपको बताना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हैवियर फ्रेगमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से आपको इसका क्या बताना है, हैवियर फ्रेगमेंट की वेलोसिटी बतानी है। इफ आर बी द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इफ आर बी द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, आर दिया हुआ है, हो सकता है आर ना दिया हो, यू और थीटा दिया हो, वो आप देख लीजिएगा। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये आपका क्वेश्चन है। आंसर दीजिए जल्दी, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 7r/6 एक बच्चे ने आंसर दिया है, पूर्णिम ने। बाकी लोग भी जल्दी सॉल्व करके इसका आंसर दीजिए। भाई आप न्यू स्टूडेंट हैं भाई, तो क्या करूं मैं, रोज ही न्यू स्टूडेंट आते हैं। आपको ये लेक्चर्स आप कोप अप कर पा रहे हैं तो कंटिन्यू करिए, नहीं तो बैठ के पहले बैकलॉग निपटाइए, यही हो सकता है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर दीजिए। आ गया भाई, 4r/3, 7r/6 सबके अलग अलग आ रहे हैं, क्या बात है। टू r/3, 10r/3, यही दिक्कत है। आप लोग अपने से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो भाई, दैट इज द प्रॉब्लम। मैंने एक क्वेश्चन दिया है यही रियलिटी चेक करने के लिए, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अभी अभी आपको बताया जा चुका है, उसके बाद भी
ये प्रॉब्लम आपको दूर करनी है, आपके हाथ से क्वेश्चन निकलना चाहिए। अभी अभी इसके कॉन्सेप्ट बताया गया, एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, मतलब आप अप्लाई नहीं कर पा रहे। न्यू चैप्टर, हाँ आप न्यू चैप्टर मतलब रोटेशनल डायनेमिक्स से एक बार ट्राई करिएगा आदित्य। आप नए बच्चे हैं तब तक बैकलॉग करिए, न्यू चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स से आप कर सकते हैं। तो यहां पे सभी बच्चों को पता है कि ये चीज रिलीज हो रही है ना, इसकी वेलोसिटी 0 है तो ये ऐसे अंडर ग्रेविटी गिर जाएगा, है ना भाई। इसका हमें नहीं पता, इसका हमें नहीं पता कि ये जो है कहां जाएगा, बोलो भाई। इसका हमें नहीं पता कि ये कहां पे जाके गिरेगा, यही है ना। तो मान लेते हैं कि कहीं पर ये जाके गिरा, इसकी ट्रेजेक्टरी कुछ और हो गई, मान लेते हैं ये यहां पर आके गिरा, तो ये हमें पता है ये सेंटर ऑफ मास है। सीओएम की पोजीशन तो यही होगी, इनिशियल ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा सीओएम, यही तो बताया अभी आप लोगों को। अच्छा रेशियो देख लो जरा, लाइटर का क्या होगा, 1:3 है, तो एक हो जाएगा m/3 m/4 और दूसरा हो जाएगा कितना 3m/4। यही तो फ्रेगमेंट्स के मास होंगे, फ्रेगमेंट्स के जो मास होंगे वो क्या होंगे m/4 और 3m/4। तो लाइटर वाला अपना रिलीज होगा यहाँ पे, इसकी वेलोसिटी बता रहे हैं 0 है, ये ऐसे ही रिलीज होगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो ये कहां पे गिरेगा ये हमें पता है, ये r/2 पे गिरेगा भाई। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे r/2, 0। इसके कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास के पता है r, 0। तो इसके नहीं निकाल लोगे, इसका क्या हो जाएगा, इसका कुछ x ले लो, ठीक है। तो ये x, 0 ले लो। तो बस आपको यही तो करना था क्या, r इज इक्वल टू, मतलब एक COM पहले लिख दे रहा हूं, एक COM इज इक्वल टू m इंटू r/2, m इंटू r/2, ठीक है। ये यहां पे गिरेगा तो m/4 है ना, m/4 इंटू r/2 प्लस 3m/4 इंटू r, 3m/4 इंटू r, 3m/4 अपॉन r, क्लियर है बच्चों, इज इक्वल टू अपॉन में टोटल मास m, और दिस इज इक्वल टू r। इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, फिर इतने लोगों ने अलग अलग आंसर क्यों दिए। इसी कमी को दूर करना है आपको, जब तक आप इस तरीके की कमी दूर नहीं कर पाएंगे सिलेक्शन मुश्किल है। MR/8 और आपके पास है अभी टाइम, तो आप इन सब कमी को दूर करिए। MR कैंसिल हो रहा है, अच्छा ये x है ना भाई, 3m/4 तो अननोन है ना, ये x है, तो ये हो जाएगा MR इज इक्वल टू MR/8 है ना, प्लस 3m/4x। तो यहां से x निकाल लो, 3m/4x इज इक्वल टू, कितना आ जाएगा देखिए, नेगेटिव आ रहा है क्या x, तो 3m/4 हो जाएगा MR माइनस MR/8, तो ये हो जाएगा अपने पास 7MR/8। तो अब यहां से आप m से m कैंसिल कर सकते हो और x निकाल सकते हो, 7R/8 इंटू 4/3, तो x आएगा 7R/6। तो आंसर ये होगा, जिसका आंसर सही है वो देख लो, ठीक है, 7R/6, इसमें आंसर आएगा 7R/6, क्लियर है, आंसर आ जाएगा आपका 7R/6, ठीक है, हो गया भाई। चलिए आगे बढ़े।
हो गया? चलिए, हो सकता है आपको आर ना दिया जाए, हो सकता है आपको आर ना दिया जाए, यू दिया जाए, थीटा दिया जाए, तो आर लगा लेना, आर निकाल लेना। नेक्स्ट बात करते हैं एलएमसी की। नया नहीं है कुछ भी, अभी हम डिस्प्लेसमेंट की बात क्यों कर रहे थे? क्योंकि सब वॉक कर रहे थे, वीसीओएम अपना जीरो लेके चल रहे थे। इस वाले में हमने देखा कि हमारा पहले से प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है, तो उसके पास कुछ वीसीओएम है एक्स डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो उसका वीसीओएम क्या है? कांस्टेंट। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात जो होती है, ये न्यूटन सेकेंड लॉ से ही आती है ना? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन इसका फुल फॉर्म है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात है, जैसे आपने एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा और आपने कहा कि कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम में है, अगर कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम में है, तो हम क्या बोलेंगे कि नेट फोर्स अपना सिस्टम में अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम यही बोलेंगे कि अपना जो है एनर्जी कंजर्व होगा, एक दूसरे की एनर्जी इंटरचेंज होगी, बट टोटल सम ऑफ द एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। तो उसी तरीके से यहां पे भी हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात तब बोलेंगे बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, सभी को पता है। बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ एक्सटर्नल नेट क्या बोलते थे आप? इज इक्वल टू डीपी बाई डी, याद करिए, डीपी बाई डी, यही तो बोलते थे, है ना? तो अब मुझे ये बताओ कि P है अपना मोमेंटम, तो यहां पे अपने पास P क्या आ जाएगा? जरा देखो कि अगर मैं बोलूं, एक कंडीशन दूं आपको कि इफ एफ एक्सटर्नल नेट इक्वल टू जीरो, इफ एफ एक्सटर्नल नेट इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो होता है तो आप क्या बोलते हो कि डीपी बाई डी ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, ये जीरो होगा, मतलब P अपना कांस्टेंट होगा, है ना? P जो है सिस्टम, P का मतलब P सिस्टम है, वो अपना क्या रहेगा? कांस्टेंट, मतलब P कांस्टेंट रहेगा, तभी तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो है, वो चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, है ना? इसका मतलब और क्या बोल सकते हो कि डेल्टा P ऑफ द सिस्टम जीरो, चेंज नहीं हो रहा है, P कांस्टेंट है। या फिर आप बोल सकते हो P सिस्टम इनिशियल, P इनिशियल ऑफ द सिस्टम इक्वल टू P फाइनल ऑफ द सिस्टम, ये बोल सकते हो। P इनिशियल ऑफ द सिस्टम, इसको बोल सकते हो कि P इनिशियल ऑफ द सिस्टम इक्वल टू P फाइनल ऑफ द सिस्टम, और आप बोलने वाले हो कि इसमें मोमेंटम अपना क्या रहेगा? कंजर्व, है ना? दैट इज योर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पूरे सिस्टम का मोमेंटम आपका क्या है? कंजर्व है। तो आप यही बोल रहे हो कि कंजर्वेशन है, मोमेंटम कंजर्वेशन हो रहा है। अंडर विच कंडीशन? नो नेट एक्सटर्नल फोर्स। ये आप सेंटर ऑफ मास से भी देख चुके हो, ये आप सेंटर ऑफ मास से भी देख चुके हो। पूरे सिस्टम का अगर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब बताया था, पी सिस्टम का मतलब क्या बताया था? आप यहां से भी देखो, पी सिस्टम याद करिए, बताया गया था आपको क्या? टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू वीसीओएम, ये है पी सिस्टम। पी इंडिविजुअल क्या बताया गया था आपको, है ना? पी किसी भी बॉडी का, वो m1 v1 m2 v2, याद है जब मैंने आपको वीसीओएम के बारे में बताया था कि बहुत सारे बॉडी है ना? और उन सब पे अपना अलग अलग v1 v2 लग रहा है, उन सब पे जो भी v1 v2 लग रहा है उसका नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, तो सभी का जो रिजल्टेंट मोमेंटम है, इसका मतलब क्या हुआ? इसको आप और क्या बोल सकते हो? m1 v1 प्लस m2 v2 डॉट डॉट mn vn, यही है ना? ये है अपना इक्वल टू टोटल मास m इंटू वीसीओएम, ये है कि नहीं? तो यहां से m1 v1 m2 v2 mn vn, ठीक है? तो अब यहां से आप क्या बोल सकते हो बच्चों की पी सिस्टम जो अपना होगा वो हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। पी सिस्टम अपना जो है हमेशा क्या रहेगा?
पी सिस्टम हमेशा जो है कंजर्व रहेगा। अंडर विच कंडीशन, अंडर विच कंडीशन, आपस में आप देख रहे हो ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये आपस में चेंज हो सकते हैं। इसका पूरे का जो ये वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तब हम, ऐसा कब होगा, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स अपना जीरो होगा। जब नेट एक्सटर्नल फोर्स अपना जीरो होगा तब ऐसा होगा। क्लियर है? तो आप बोल सकते हो कि ये सब जो है ये m इंटू वीसीएम, वीसीएम कॉन्स्टेंट रहेगा, है ना। तो इफ VCOM constant, then M1V1 प्लस M2V2 इनका सम पूरा कांस्टेंट रहेगा। इंडिविजुअल पार्टिकल के मोमेंटम चेंज हो सकते हैं, ये जो है अपना क्या रहेगा, कांस्टेंट, ये अपना कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, इसी को कहते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, अब इसमें एक टर्म और है जिसको हम कहते हैं इंपल्स, जो बहुत बच्चों ने फोर्स पे ही क्वेश्चंस पाया होगा मॉड्यूल में, कुछ फोर्स वाले टॉपिक में ही वो चला गया था। ठीक है, इंपल्स। अब यहां से आप देखो कि इंपल्स की बात करते हैं तो अभी अभी आपने देखा एफ जनरल क्या होता है, डीपी बाई dt। तो एफ dt का एक टर्म है ये डीपी। अगर आप कोई शॉर्ट इंटरवल का फोर्स लगाते हो डेल्टा टी टाइम पे, तो उससे ये पी टू पी एफ होगा, उसका मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, और इसे आप बोलते हो, देखिएगा, इसे आप बोलते हो, है ना, इंपल्स। हालांकि अभी मैं इसको नहीं लेता हूं, वो ज्यादा बेटर होगा, मैं कोलिजन में इसको लूंगा, अभी हटा रहा हूं। चलिए, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की कंडीशन आपने जान ली। एलएमसी में आपको ध्यान क्या रखना है, एलएमसी में आपको ध्यान क्या रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा जो होगा वो पूरे सिस्टम का होगा। पहली बात, हम इंपल्स की बात कोलिजन में करेंगे अलग से, अभी नहीं। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में आपको यह ध्यान रखना है कि अप्लाई एलएमसी इन द डायरेक्शन वेयर नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। पहली बात, ये अभी आपने सीखा। दूसरी बात है कि वाइल कंजर्विंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, while conserving linear momentum, velocity of each particle must be with respect to earth, must be with respect to earth। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लैंक पे जो है दो पर्सन चल रहे हैं और उनके बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट था प्लैंक पे x1 और x2। तो मैंने कहा था कि आपको पहले इसको अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालना होगा। उसी तरीके से जब आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लिख रहे होंगे तो पार्टिकल्स की वेलोसिटी m1 v1 m2 v2 जो भी आप लिख रहे होंगे, तो उसमें पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा। भाई आपको जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि पीडीएफ में ही कुछ क्वेश्चन दे दीजिए, आप कहां रहते हैं, किस दुनिया में रहते हैं। आपको हर टॉपिक के बाद डीपीपी मिलता है और वो डीपीपी में ही क्वेश्चंस होते हैं, वही जो टॉपिक पढ़ाए जाते हैं। आप उसको कभी किया आपने? आप भाई देवांश, आप जो मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि नोट्स पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन दे दिया करिए, तो वो क्वेश्चन डीपीपी के फॉर्म में ही आपके पास जाता है। आप उसको जाके देखिए, करिए, टॉपिक वाइज रहता है। जैसे अभी सेंटर ऑफ मास पढ़ाया है तो सेंटर ऑफ मास के ही क्वेश्चन दिए जाते हैं, वही दिया जा रहा है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया जा रहा है और साथ में उसके मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी मेंशन है। अब आपको क्या चाहिए, आप थोड़ा देखा भी करिए, केवल सजेशन देते हैं। While conserving linear momentum, velocity of each particle must be with respect to earth। ठीक है,
ये हमारे पास दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब चलिए एप्लीकेशन से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है पहले। क्लियर है? चलिए, तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक कोई वेज है और यहां से आपने, ये वही वेज है जो आपने वर्क पावर में किया था, याद करिए। अब इसका ट्रैक ये कुछ इस तरीके का है, इसका वेज का ट्रैक, और ये आगे तक जा रहा है। ये ग्राउंड है अपना, तो ये ऐसा वेज है और ये ग्राउंड पे रखा हुआ है। अब एक्स्ट्रा काम आप क्या करने जा रहे हो, ध्यान से देखिएगा। आपने एक ब्लॉक को लिया है, आधा पार्ट इसका आप सॉल्व कर चुके हैं वर्क पावर में, और इस ब्लॉक को मतलब ये जो इसका पोर्शन है वेज का, ये पूरा ऐसे है, यहां से ऐसे आ रहा है, समझ गए? ये वेज, अब ये वेज मूव करेगा, अभी तक मूव नहीं कर रहा था, अब मूव करेगा। ये वेज है, आपने इसको वर्टिकली ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अब आपने इसको छोड़ दिया, ये वेज है, ये अपना वेज है जो ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये वेज है, स्मूथ वेज है। ठीक है, ये एच हाइट है, इसका मास एम है, एच हाइट है। आपने इसको रिलीज कर दिया, ठीक, इसको आपने रिलीज कर दिया। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपको बताना है ये भी स्मूथ है, इसका मास कैपिटल एम है, वेज का मास कैपिटल एम है। वेज इस शेप का है, ये वेज ऐसा है। इसका 3D फिगर समझ पा रहे हो तुम लोग? वेज हमेशा 3D होता है, ये तो तुम लोग जानते हो, है ना? तो इसका कुछ ऐसा होगा, ये देखो, मतलब यहां पे ऐसा होगा कुछ, इसका शेप कुछ ऐसा होगा भाई, समझ गए होंगे। ये इस तरीके का वेज होगा जिसपे आप, अरे जो आप बचपन में स्लाइड करते हो उस तरीके का है समझो, ठीक है, 3D फिगर इसका। तो ये यहां पे वेज जो है, इस पे ब्लॉक इस पे स्लिप करेगा। आपको बताना है कि फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेज when block just leave the wedge। तो ब्लॉक जो है जब वेज को लीव करेगा, ठीक है, तो वेज की क्या वेलोसिटी होगी। अब आपने अभी तक ये बताओ, अभी तक आपने एक क्वेश्चन किया था जिसमें ये हमेशा रुका रहता था, कौन? अपना वेज, और ये नीचे जाता था, यहां स्प्रिंग था तो ये स्प्रिंग को कॉम्प्रेस किया था, ऐसा क्वेश्चन किया है ना तुम लोगों ने, ठीक है। तो अब यहां से आपको क्या हो जाएगा कि ये जो मास अपने पास m है, इसको रिलीज करोगे तो कहानी क्या होगी, सभी बच्चों को समझ में आता है कि जैसे जैसे नीचे जाएगा इसका नॉर्मल रिएक्शन के फोर्स से ये इधर आएगा, और ये एक्सेलरेट भी हो रहा होगा और इधर जा रहा होगा और ये नीचे आ रहा होगा। तो फाइनल सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, फाइनल सिचुएशन में क्या होगा बताइए, फाइनल सिचुएशन में क्या होगा। आप यहां पे एक्स डायरेक्शन को सोचो जरा, एक्स डायरेक्शन से सोचो तो आपको अंदाजा लगेगा कि एक्स डायरेक्शन के मोशन को अगर आप जज करते हो, एक्स डायरेक्शन के मोशन को अगर आप जज करते हो तो आपको क्या मिलेगा। ये ब्लॉक यहां आ चुका होगा और ब्लॉक यहां आ चुका होगा और इसकी वेलोसिटी कुछ हम मान लेंगे, कुछ v। अब यहां पे सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल वेज पीछे जाएगा, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। अब यहां थोड़ा ध्यान से सुनिएगा,
जब ये वेज को छोड़ रहा होगा तो ऐसा तो नहीं कि जब ये छोड़ेगा तब ये इधर जाएगा, जैसे ये स्लाइड शुरू कर देगा ये भी मूव करने लगेगा, है ना। जैसे ये उतरने लगेगा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, इसका एक कंपोनेंट इसको एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो हर टाइम पे वेलोसिटीज बदल रही होंगी, ठीक है। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा कि ये इस तरफ जा रहा होगा, मानते हैं। और जब ये इस तरफ जा रहा होगा, ध्यान दीजिए, जब ये इस तरफ जा रहा होगा उस समय इसकी वेलोसिटी अगर आप कुछ v1 लेते हैं तो इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में है, इसकी वेलोसिटी जो है ये v रिलेटिव है। v रिलेटिव क्यों? क्योंकि जिससे उतर रहा होगा, जिस चीज से उतर रहा होगा वो खुद ही पीछे जा रहा है, तो इसीलिए वो मूविंग फ्रेम है। पहले से जब ये उतर रहा है तो ये मूविंग फ्रेम है, तो यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी लिया जाएगा, ठीक है। बट चलिए पहले मैं ये बता दूं, लेकिन इस सिचुएशन में मैं आगे एक और भी चीज बताऊंगा जिससे आप स्टेप्स बचा सकते हैं। अभी मैं रिलेटिव ले रहा हूं, ये m है और ये अपने पास कैपिटल M। तो जब लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन की बात करते हो तो सभी को पता है कि एक्स डायरेक्शन में ये स्मूथ है, यहां कोई भी फोर्स नहीं है, तो इन एक्स डायरेक्शन F एक्सटर्नल 0 है। तो डेल्टा P ऑफ द सिस्टम इन एक्स डायरेक्शन, हम एक्स की बात कर रहे हैं, वाई की बात कभी नहीं करेंगे, वाई में फोर्स लग रहा है, ये 0 होगा, मानते हो। तो P इनिशियल क्या है? दिस इज द इनिशियल स्टेट। स्टेट यहां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनिशियल स्टेट ये होगा और ये अपना होगा फाइनल स्टेट, ये फाइनल स्टेट। तो यहां पर आप मोमेंटम कंजर्व करने वाले हो, मोमेंटम सभी को पता है P, ये तो फॉर्मूला तो सबको पता है ना भाई, मोमेंटम की जो इक्वेशन है ये तो सबको पता है ना। P की वैल्यू, P जो होता है वो होता है mv, आई थिंक ये सबको पता है। P की वैल्यू है अपनी mv, लीनियर मोमेंटम की, तो mv। चलिए फिर देखते हैं, mv करते हैं। तो यहां पे देखो जरा, सब रेस्ट पर है, तो P इनिशियल ऑफ द सिस्टम, P इनिशियल ऑफ द सिस्टम इक्वल टू P फाइनल ऑफ द सिस्टम। यही तो करोगे आप, यही तो करोगे भाई। P इनिशियल ऑफ द सिस्टम इक्वल टू P फाइनल ऑफ द सिस्टम। इनिशियली सब कुछ रुका हुआ है, रिलीज्ड है, ये भी रुका है, तो यहां पे तो सब 0 होगा। फाइनल में जब आप आओगे तो आपको इसका मोमेंटम है m इंटू V1 इस डायरेक्शन में, तो लिखेंगे माइनस कैपिटल M V1 आई कैप, ठीक है। लेकिन क्या बच्चों हम ये लिख सकते हैं प्लस M इंटू VR आई कैप? क्या ये सही है? क्या ये इक्वेशन सही है? जल्दी बताइए, सब कुछ सही है? क्या ये इक्वेशन सही है? क्या ये इक्वेशन सही है आपके अकॉर्डिंग? यस, यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये गलत है, ये आप नहीं लिख सकते ऐसे। आपको एक भाई यस लिख रखा है, अमित भाई लिख रहा है यस, अरे यस नहीं है भाई, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, अभी अभी बताया, यही कंसेंट्रेशन है। ये देखो मैंने अभी क्या लिखा है, जस्ट एक पॉइंट लिखाया है, ये पॉइंट लिखवाया है, वाइल कंजर्विंग लीनियर मोमेंटम वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल मस्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो सभी पार्टिकल की वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए थी, आपने वो अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं लिया है, वो रिलेटिव है ना, क्योंकि जब वो उतर रहा है तो उसी समय का पूछा गया है, तो जिससे उतर रहा है वो खुद मूव कर रहा है, तो वो रिलेटिव है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हमें यहां पर इसकी अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा, ब्लॉक रिलेटिव वेलोसिटी लगाइए विथ रिस्पेक्ट टू वेज, इन एक्स डायरेक्शन कर रहे हैं, ये सब एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है, प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज, वेज तो एस डायरेक्शन में ही होगा नेट, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी आर आई कैप माइनस कैपिटल वी आई कैप V1, तो ये हो जाएगा वी आर माइनस V1 आई कैप। अब आप यहां पे इसे यूज कर सकते हैं, यहां जो पुट करेंगे वो लिखेंगे m इंटू वी आर माइनस कैपिटल V1 आई कैप, ठीक है। आई कैप आपका कैंसिल हो जाएगा, उसको हटा दीजिए, यहां से आपको वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है।
तो आंसर जो अपने पास होगा वो अपने पास आंसर जो होगा 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो m प्लस एम v1, m प्लस एम v1, m प्लस एम v1। इधर लेते आओ इसको, हमें v1 चाहिए था ना, हमें v1 चाहिए था, तो m प्लस एम v1 इक्वल टू m इंटू वी आर। तो वी आर आपको दिया होगा तो m v1 आप निकाल लेंगे, v1 होगा m वी आर अपॉन m प्लस एम, m वी आर अपॉन m प्लस एम, m वी आर अपॉन m प्लस एम, पहली बात। ठीक है, अब हो सकता है आपको वी आर भी ना दिया हो। P इनिशियल 0 कैसे लिया भाई, यहां पढ़ो, ये रिलीज किया गया है जस्ट, तो ये भी वेलोसिटी 0 है, और जब तक नहीं चलेगा वेज भी नहीं चलेगा, क्योंकि पूरा नॉर्मल रिएक्शन अभी लग नहीं रहा है। जब ये इधर आएगा तब नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जिसका कंपोनेंट इधर होगा, ये जस्ट आप यहां से अभी छोड़ रहे हो। तो V1 हो जाएगा एम वी आर अपॉन एम प्लस एम। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों? हाँ बिल्कुल, अगर मैं वही आगे बढ़ने वाला हूं, अगर मान लो आपको दोनों ना दिया जाए, अब मैं आपको उसके पहले एक और भी चीज बताना चाहूंगा। वो चीज ये है कि क्या जो हमने ये रिलेटिव माना है, जो वी आर माइनस वी वन है वो भी तो वाई डायरेक्शन में ही है। जो वी आर माइनस वी वन है, ध्यान से सुनिए, अभी वी आर माइनस जो वी वन है, वी आर माइनस जो वी वन है वो भी तो एक्स डायरेक्शन में ही है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन हो जिसमें कि V1 और VR एंटी पैरेलल और पैरेलल हैं, तो आप अपना समय बचा सकते हैं। आप इसको VR के जगह पे सीधे सीधे क्या मान सकते थे, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, मतलब VR माइनस V1 जो आता उसको कुछ अननोन मान लेते आप यहां पे V2, इसको आप कुछ अननोन मान लेते V2। मतलब एक और अप्रोच है वो देख लीजिए। उससे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको हो सकता है VR भी नहीं दिया है तो एक एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है इसमें एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन में देखिए क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशन में भी ध्यान रखिएगा कि जो भी हम वेलोसिटी लिखेंगे वो रियल होनी चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ होनी चाहिए। तो जब आप यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे होंगे, देखिए यहां पे जब आप एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जब आप इसका एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट है। ठीक है, अब आप एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशंस लिख डालिए। तो एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन में भी आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो भी लिख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, अर्थ। तो यहां पे फिर आपको एक प्रॉब्लम आएगी, जब आप एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे तो यहां से यहां एनर्जी कंजर्वेशन करने की इक्वेशन लिखिए, एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होगा बताइए, ये जीरो पोटेंशियल लाइन मान लीजिए, तो यहां पे पूरी एनर्जी है हमारे पास mgh, और यहां पर जो एनर्जी है वो पूरी किसके फॉर्म में है, आप बोलोगे सर वेज की पोटेंशियल एनर्जी लिखें। ठीक है, वेज की पोटेंशियल एनर्जी लिखें, तो आप ध्यान से देखो, वेज की जो पोटेंशियल एनर्जी है, सेंटर ऑफ मास वेज का ऊपर नहीं जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास वेज का यहां पर भी है और यहीं पर है, यहां पे भी। तो मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन आपको पता है ना कि ये कट जाएगा, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा। ये COM ऑफ वेज है, ये भी अपना COM ऑफ वेज है। ठीक है, तो मान लीजिए इसकी जो भी हाइट होगी ये कुछ कैपिटल H होगी, तो इनिशियल में भी वही रहने वाला है और फाइनल में भी ये कैपिटल H रहने वाला है। तो अगर आप लिखते हैं, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप देखिए ये कट जाएगा ना। तो आगे के क्वेश्चंस में मैं ऐसे सिचुएशन में वेज की पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो यहां पे आ जाइए, यहां पर अपने पास होगा फिर एम कैपिटल mgh, ब्लॉक तो जीरो पोटेंशियल लाइन पर आ चुका है, तो ये होगा mgh प्लस, अब काइनेटिक एनर्जी दो लोगों की है, हाफ कैपिटल M v1 स्क्वायर
प्लस यहां पे आपको फिर रुकना होगा। अगर किसी बच्चे ने ये लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। किसी बच्चे ने हाफ एम वी आर स्क्वायर लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉक की वो एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी नहीं है। एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी के लिए विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ की बात करते हैं। तो हमने अभी अभी निकाला है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ अभी आपने निकाला है, इसकी वैल्यू क्या है, वो वी आर माइनस वी वन। तो वी आर माइनस वी वन आपने अभी निकाला है, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी आर माइनस वी वन का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो आप देखिए ये चीज कट जा रही है, तो आप वेज की एनर्जी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो एम जी एच इक्वल टू हाफ कैपिटल एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी आर माइनस वी वन का होल स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन होगी अपनी, ये दूसरी इक्वेशन होगी और ये अपनी पहली इक्वेशन होगी। ठीक है, ये अपनी पहली इक्वेशन होगी ये वाली। ठीक है, तो आप V1 को VR के फॉर्म में पुट कर सकते हैं। ठीक है, V1 को VR के फॉर्म में पुट कर सकते हैं और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो V1 को VR के फॉर्म में पुट कर सकते हैं, तो ये V1 को VR के फॉर्म में पुट कर सकते हैं और पहले VR निकाल सकते हैं और एक बार VR आ जाएगा तो V1 आ जाएगा। कर लेंगे सभी लोग? ठीक है, सभी लोग यहां से कर लेंगे भाई। या फिर आप VR को V1 के फॉर्म में लिख लीजिए, जैसा आप करना चाहें। VR को V1 के फॉर्म में लिखोगे तो m प्लस एम V1 अपॉन में स्मॉल m आ जाएगा। m प्लस एम V1 अपॉन में स्मॉल m आ जाएगा। यहां पे आप क्या कर सकते हो, पुट VR इक्वल टू m प्लस एम V1 अपॉन में स्मॉल m, इसमें पुट कर दीजिए और यहां से V1 फाइंड कर लीजिए पहले, वो ज्यादा बेटर होगा। और फिर आप यहां से VR फाइंड कर लीजिएगा, फिर यहां से VR फाइंड कर लीजिए। ठीक है, लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि आपने इस क्वेश्चन को थोड़ा क्या कर दिया, कॉम्प्लिकेट कर दिया। क्यों? इसका एक इजी मेथड भी था। इजी मेथड ये था कि आप जो ये रिलेटिव मान रहे हो, इसको आप पहले से, मैंने जो अभी आपको समझाया, लेकिन हर जगह नहीं कर सकते, केवल इस सिचुएशन में कर पाएंगे। ठीक है, केवल इस सिचुएशन में आप ये कर पाते कि इसको VR को जगह पे, VR के जगह पे आप सीधे सीधे क्या मान लेते, इसको V1 मान लेते। VR माइनस V1 कुछ भी आएगा, इसी को मैं V1 मान लेता, ऑलरेडी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ मान लेता। मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ मान लेता, मतलब V2 विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ मान लेता। ठीक है भाई, विजय सर की क्लास नहीं है लेकिन मेरी क्लास तो है। दिक्कत ये है 7:30 से मेरी भी क्लास होती है 12th बैच की। तो यहाँ पे V2 है, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ V2। मेरा ये आपको सजेशन है कि ये ऐसा कब कर पाओगे, ऐसा तभी कर पाओगे जब इन दोनों की नेट वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी जो आपने निकाली है, अर्थ वाली वेलोसिटी भी देखिए इधर, ये जो अर्थ वाली वेलोसिटी आई डायरेक्शन में आई है ना, VR माइनस V1, इसी को मैंने कुछ नया मान लिया है V2, इसी को मैंने कुछ नया मान लिया है V2। शायद समझ गए होंगे। V2 इज बेसिकली व्हाट, VR माइनस V1। V2 को ही हमने क्या मान लिया है, VR माइनस V1। ये मेरा कहने का है। इससे आप लोग ऐसा करने से फायदा क्या है, ऐसा करने से आप जो है थोड़ा बहुत क्या कर सकते हो, अपने कैलकुलेशन बचा सकते हो। कैसे? आप यहां से डायरेक्ट लीनियर मोमेंटम लिख सकते हो, LMC यहां से लिख सकते हो डायरेक्ट, 0 इज इक्वल टू mv2 माइनस कैपिटल M V1। एक इक्वेशन ये लिख सकते हैं। एनर्जी क्या लिख सकते हैं, उसमें आप लिख सकते हैं mgh इक्वल टू हाफ m V2 स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M V1 स्क्वायर। तो ये दो इजी इक्वेशंस बनेंगी, ये दो इजी इक्वेशंस बनेंगी और आप यहां से V1 और V2 निकाल लेना, अर्थ वाला निकलेगा डायरेक्ट। अब फिर आपसे रिलेटिव पूछेगा तो आप यहां पे पुट कर देना, आपको रिलेटिव भी मिल जाएगा। शायद समझ गए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा इजी कर सकते हो। ये मतलब मेथड 2 में बोल दे रहा हूं, ठीक है, इसको आप ऐसे देख सकते हैं। क्लियर है? चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर। ठीक है, रिवाइज करके आइएगा और डीपीपी सॉल्व करिए और डीपीपी में जो मॉड्यूल के क्वेश्चन है वो करिए। ठीक है,
ये लैडर वाला क्वेश्चन को अभी लेंगे फिर से कल कोई डेटा के साथ, ठीक है, उसको मैं नहीं भेज रहा हूं इसीलिए, ठीक है, चलिए।